नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट यूर जी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब प्रैक्टिस टेस्ट 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास से होगा। और इसमें कुल 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, पीपीएससी, एसएससी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त किया गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोहन जोदड़ो से। ठीक है, मोहन जोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त किया गया था, खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था, जिसकी अगर हम देखें लंबाई 11.8 मीटर लंबाई थी, 7.01 मीटर चौड़ाई थी, 2.43 मीटर क्या थी, गहराई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो अन्य क्वेश्चन उठ सकते हैं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, तो क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, क्वेश्चन उठ सकता है ना। तो जो मोहनजोदड़ो है वो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, प्रेजेंटली। ओके, दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है कि जो हमारा मोहनजोदड़ो है उसकी उत्खननकर्ता कौन थे। ठीक है, तो उत्खननकर्ता जो थे वो राखल दास बनर्जी थे, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठ सकता है, अगर हम मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें कि खुदाई के दौरान अन्य कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमारा प्राप्त की गई थी, तो मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता, जिन्हें हम पशुपतिनाथ कहते हैं, ये भी हमें मिला था। और कांस की मूर्ति, जो एक नर्तकी की मूर्ति थी, भी प्राप्त हुआ था। विशाल अन्नागार मिला था, जिसे भंडार रखा जाता था अन्न के, ये सब चीज़ें मिली थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन उठ सकते हैं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, वो इसमें कवर किया गया। अब जो अन्य ऑप्शन जैसे रोपड़ है, ठीक है, तो रोपड़ से क्या मिला था, तो अगर हम देखें रोपड़ में खुदाई के दौरान हमारा मानव के साथ कुत्ते दफनाने के जो साक्ष्य होते हैं वो प्राप्त किए गए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था। तो रोपड़ जो एक हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, पुरातत्व स्थल, वो हमारा सतलज नदी, ठीक है, जो कि पंजाब में स्थित है, उसके किनारे होता है। तीसरा क्वेश्चन होता है जो हड़प्पा है, हड़प्पा वह किस नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। और अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है, और वह 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी उत्खनन कराया था। फिर हम बात करें अगर हम, तो हम बात करते हैं कलिबंगा की। ठीक है, जो हमें कलिबंगा है वो पुरातत्व स्थल जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और जो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जैसे जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, अग्निवेदिका, पकी मीट का हल, मिट्टी का हल, ये सब प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ठीक है, हमको ये बताना है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो जनरली प्राकृतिक चीज़ों में विश्वास करते थे। ठीक है, वो जैसे वृक्ष हो गया उसकी पूजा करते थे, पशुओं की पूजा, खासकर जो एक कुबड़ वाला सांड होता था जिसे बोलते हैं फक्ता, ठीक, कुबड़ वाला सांड होता था, फक्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। ठीक है, तो इन सब की पूजा किया जाता था। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो था उसमें मातृशक्ति में लोग विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां
कहा गया। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई हैं। अब अथर्ववेद से रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि अथर्ववेद की रचना किसने की थी। तो अथर्ववेद की रचना किसने की थी, अथर्वा ऋषि ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जो अथर्ववेद है पवित्र जादू या जादू से रिलेटेड अंधविश्वास क्वेश्चन या हम कह सकते हैं अंधविश्वास का वर्णन जो किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर हम बात करें अथर्ववेद में सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये उठ सकता है कि किस वेद में सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किया गया। तो जो राइट ऑप्शन होगा उसका ऑप्शन होगा अथर्ववेद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ठीक है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में उल्लिखित है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है, सूर्य की स्तुति है या सूर्य को समर्पित है, ठीक है, अगर हम बात करें गायत्री मंत्र की, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सबसे पुराना वेद होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल और 1028 श्लोक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछता है कि 10 मंडल में से कौन से 2 ऐसे मंडल हैं जो सबसे बाद में जोड़े गए, ठीक है। तो जो 10 मंडल में मंडल 1 मतलब पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। 2 से लेके 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार एक और पूछता है कि जो हमारा ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद के पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है होता या हम उसको होतृ भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, राजगीर में, या इसे हम बोलते हैं राजगृह होता है, जो 483 ईसा पूर्व में किया गया था। और उसमें जो शासक था किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। प्रथम बौद्ध सभा जो था अजातशत्रु के शासनकाल में बनाया गया था। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्षता किसने किया था। तो महाकश्यप ने किया था, ठीक है। किसने किया था, महाकश्यप ने, ठीक है। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्षता किया था। फिर क्वेश्चन उठता है कि टोटल कितने बौद्ध सभा आयोजित किए गए थे। तो टोटल 4 बौद्ध सभा आयोजित किए गए थे, ठीक है। प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था राजगिरी में, हो ही गया। दूसरा बौद्ध सभा जो किया गया था वो वैशाली में किया गया था, ठीक है। वैशाली में 383 ईसा पूर्व में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, साबकामीन या सर्वकामनी जिसे बोलता किया था। और वो कलाशोक के शासनकाल में किया गया था। दूसरा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता किया था मोगली पितुतिस्म ने। और जो चौथा था बौद्ध संगति वो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, और जिसकी शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने तथा उपाध्यक्ष जो थे उसमें अशोक ने किया था, ठीक है। इस तरीके से बौद्ध सभा से जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जितने भी, वो इस क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, त्रिपिटक क्या है। ये बहुत बार पूछा गया है, त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ठीक है।
त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक 3 है, जैसे एक विनय पिटक हो गया, एक विनय पिटक, दूसरा हमारा सूत पिटक और तीसरा हमारा अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है, संसार क्षण और अस्थिर है का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बौद्ध दर्शन से। ठीक है, यहाँ पे क्षणिक होगा, क्षणिक, तो संसार क्षणिक और अस्थिर का नियम जो हो बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। जो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन है वो जैन धर्म ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पुराना राजवंश कौन सा होगा? ऑप्शन ए, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश जो है वह 323 ईसा पूर्व में, ठीक है, इसकी जो स्थापना किया गया था इस वंश की, किया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों के, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में, ठीक है, 1837 ईस्वी में इन्होंने पढ़ा था। जो शिलालेख हैं उस शिलालेखों का यूज अशोक अपने प्रजा के जो थे उनको संबोधन करने के लिए यूज किया करता था। ठीक है, 1837 ईस्वी में किसने किया था? जेम्स प्रिंसप ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भाग तथा बलि थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजस्व के स्रोत। ठीक है, जो प्राचीन काल में भाग और बलि थे ये राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र, ठीक है, किसने लिखा था? अर्थशास्त्र को जो लिखा था कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। ठीक है, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी होता था। ठीक है, तो मतलब ये राजस्व के स्रोत थे, तो इसी भाग को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? किसने एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कुषाणों ने। ठीक है, कुषाणों ने ही स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, अगर देखें तो कुषाणों ने तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, लेकिन स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक, जिसे बोलते हैं इंडो ग्रीक, मतलब सबसे पहले जो प्रचलन की बात करा जाए तो इंडो ग्रीक ने किया, लेकिन नियमित रूप से सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये रिलेटिवली थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार बी स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक में इन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता? जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त एक कुशल रणनीतिकार, सेनापति, ठीक है,
तथा एक महान योद्धा थे, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रूपक। ठीक है, जो गुप्तकालीन रजत मुद्रा था उन्हें रूपक नाम दिया गया था, और गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा था, ठीक है, स्वर्ण मुद्रा को दिनार बोला गया था। ठीक है, दिनार कहा जाता है। जो रजत मुद्रा था उसको रूपक और स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन होता है योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि ने योग दर्शन का किया था। ठीक है, जबकि गौतम ने न्याय दर्शन का और जैमिनी ने मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, लोकायत तथा कापालिक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, जबकि अन्य भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, एलोरा में बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। जो एलोरा में कुल 34 गुफा है, जिसमें गुफा नंबर 1 से 12 किसके लिए है? बौद्ध के लिए है। 13 से 29 हिंदुओं से रिलेटेड है, और 30 से जो हमारा 34 है वो किसके लिए स्थित है? वो हमारा जैन के लिए स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नरसिंहदेव बर्मन। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव बर्मन ने बनवाया था, या 13वीं शताब्दी में बनाया था। ठीक है, 13वीं सदी में बनाया था, और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि नरसिंहदेव बर्मन किस वंश से निश्चित थे? वह गंग वंश के शासक थे। नरसिंहदेव बर्मन गंग वंश के शासक थे। ठीक है, और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह नागर शैली में बनाया गया एक बहुत ही अद्वितीय नमूना है। ठीक है, मंदिर निर्माण कला शैली का। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 20 क्वेश्चन संपन्न हुए। ठीक है, आप लोग से निवेदन है कि आप सब वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इस तरीके के टेस्ट आपको मिलते रहें।